राइट। सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 16 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। कर्ण व्यध बंध विधि अध्याय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूजी पीजी सारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हर दूसरे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 3 से। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा श्लोक है, बट जितना मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही हाईलाइट करना है और मार्क करना है, ठीक है। जो पहली लाइन है वो हम पढ़ते हैं। तो जो कर्ण व्यध है ना, नाम से ही पता चल रहा है कर्ण जो छेदन होता है। और मैंने क्या गलती करी थी जब मैंने अपनी सेकेंड ईयर पियर्सिंग करवाई थी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें क्या उपद्रव हुआ था अभी हम पढ़ेंगे, कालिका मरमरिका, ठीक है। तो मैंने एक गलती की थी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आई थिंक मैंने पहले भी अपने जब हम चरक पढ़ते थे तो मैंने बताया था ना। सभी लोग बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत गलत बात है ये, सभी को टाइम से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आयुर्वेद के अनुसार हम लोग 2 रीज़न के कारण कर्ण छेदन करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे स्पेसिफिकली डिज़ीज़ के बारे में इतना वर्णन नहीं आता है, पर मैं आप लोगों को डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी कि कहाँ छेदन करना है, किससे करना है, और कौन सी पर्टिकुलर डिज़ीज़ किस लेवल तक ठीक होती है कर्ण छेदन से। हमें ऐसा लगता है कि कान छेदने से क्या ही हो जाएगा, है ना, क्या पेन जाएगा, क्या नर्व्स रहती हैं, बट वो कनेक्शन है उसका, है ना। इतना एडवांस हमारा सिस्टम अभी गया नहीं है, बट आगे चल के ज़रूर इस पर एक स्टडी होगी और ज़रूर इसका एक रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल पे आएगा कि कान और पेट का क्या डिफरेंस है, क्या इसका रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रक्षा भूषण निमित्तम बालस्य कर्णो विधीयते, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो रक्षा के लिए और दूसरा है आभूषण के लिए, ठीक है। क्यों कर्णी छेदन करवाते हैं? रक्षा होती है। रक्षा सिर्फ हम ऐसे मत लीजिए कि किसी और चीज़ से रक्षा हो रही है। यहाँ पे डिजीज़ जो भी पैथोजेंस हमारे बॉडी को अटैक कर रहे हैं एक्सटर्नली, उससे रक्षा हो रही है, ठीक है। जो डिज़ीज़ आगे चल के होने वाली हैं उससे रक्षा हो रही है, कि इम्यूनिटी डेवलप होती है कर्ण छेदन से। बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसलिए कर्ण छेदन कौन से मंथ में बोला है आचार्य काश्यप ने? सभी अभी पढ़कर आए रिसेंटली 3rd ईयर में। कर्ण छेदन कौन से मंथ में देते हैं? शिशिर में। ऋतु हो गई है, तो चलो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है 6th और 7th तौ षष्ठे मासी सप्तमे वा शुक्ल पक्षे, सिर्फ इतना ही हाईलाइट करना है आप लोगों को। कौन से महीने में? छठे या फिर 7वें महीने में शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि पे बच्चे को ले जाना है सोनार के पास और कर्ण छेदन करवाना है, ठीक है। अब तीसरी लाइन में लिखा हुआ है बीच में ही दैवकृते छिद्रे, ठीक है। दैवकृत छिद्र एक पॉइंट होता है यहाँ लोब्यूल के बीच में। जब हम डायरेक्ट मध्याह्न अवस्था में दोपहर में जब देखते हैं ऐसे करके, तो जो सूर्य की किरण पड़ती है, एक पॉइंट इन बिटवीन इसमें ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल नहीं दिखती है, वो क्लियर दिखता है, ठीक है, रेडिश नहीं दिखता, इजीली ये विजिबल होता है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमें छेदन करना है। अब किससे करना है? यहाँ पे लास्ट में आता है प्रतनुकम सूच्या। प्रतनुकम मतलब तनु पतली है ना, कान की जो पाली है वो पतली है, तो सूची सुई से करेंगे, और बहल मोटी है तो आरी से करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए भी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। पूर्वम दक्षिणम कुमारस्य वामम कौमार्याः। तो जो फीमेल है, वाम मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है। तो जो फीमेल है उसका पहले लेफ्ट ईयर पियर्स करेंगे,
और जो मेल है उसका राइट ईयर पियर करेंगे पहले, ठीक है। राइट में पहले छेद करेंगे फॉर मेल, ठीक है, बालकों में। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है इस श्लोक से, इतनी ही चीज़ें हाईलाइट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऋतु में थोड़ा और हम एडवांस जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ठंडियों में हमें कर्ण छेदन करवाना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिकली हम बात करें तो यहाँ पे हेमागमे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ विमर्श की। सबसे पहले आप लोग तीसरी लाइन हाईलाइट कर लेंगे। अष्टांग संग्रह ने भी बताया है, बिल्कुल बीचों बीच लिखा है, षड सप्त अष्ट मासे, है ना। उन्होंने 3 मास बता दिए हैं, छठा, सातवां और 8वां। ये इम्पॉर्टेंट है, AIPGT में भी आ चुके हैं, ठीक है। कब उपनयन, कब हम बैठाते हैं, कब मुंडन करवाते हैं, कब उसे सूतिकागार से बाहर निकालते हैं, कब फल प्राशन करवाते हैं, कब अन्न प्राशन करवाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और चरक, सुश्रुत, वाग्भट और स्पेशली काश्यप, इनमें थोड़े से छोटे छोटे से डिफरेंस हैं, इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है ना। मार्क्स कितने भी ऑप्शंस डाल सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। हमें अपना ये पता होना चाहिए शास्त्रों के बारे में, किसने कौन से महीने में और कौन सा ज़्यादा साइंटिफिक है, ठीक है। तो जो वाग्भट हैं उन्होंने 3 माने हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एक लाइन छोड़ के देखेंगे, डल्हन का मत आता है यहाँ पे, संवत्सराद भाद्रपद्याद, यहाँ पे और स्पेसिफिकली भाद्रपद बोल दिया है। षष्ठो मासो माघः सप्तमः फाल्गुनस्त्योर्मध्ये, तो यहाँ पे इन बिटवीन बोल दिया गया है, षष्ठो मासो माघः सप्तमः और फाल्गुन, षष्ठो मासो माघ मतलब छठा का माघ और सप्तम का फाल्गुन, इन बिटवीन बोला गया है कर्ण छेदन करना चाहिए। छठे और सातवें मतलब माघ और फाल्गुन में से करना चाहिए, ठीक है। बीच में करेंगे तो और अच्छा रहेगा, मध्य में, ठीक है। तो ये भी डल्हन का मत आ जाता है। और ऋतु बताई है वाग्भट ने, कर्ण हेमागमे विद्येत, मतलब ठंड के मौसम में ही वेधन करना चाहिए, हिमागमे, ठीक है। ठंड के टाइम पे, जैसे हम इसको हेमंत से ले सकते हैं, हेमंत ऋतु में करेंगे तो क्या होता है, जो बॉडी हीट है वो अच्छी होती है ना, भूख अच्छी लगती है, और हीट अच्छी है तो हमारी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, बल हमारा अंदर ही रहता है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी से हीलिंग हो जाती है। कोई भी अगर वुंड भी लगता है, चोट लगती है ठंड में, तो वो जल्दी ठीक हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्रीष्म ऋतु। गर्मी की चोट थोड़ी तकलीफ़ देती है, दर्द ज़्यादा देती है, और जो ठंडी की चोट होती है वो जल्दी से हील हो जाती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप लोगों को एक टेबल बनाना है, ठीक है। अभी मैं आईपैड में शो नहीं कर पाऊँगी, तो अभी आप लोग, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे टेबल बनाएंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे कर्ण में सिराएं 3 होती हैं, और मैं श्लोक नंबर 5 से ही पढ़ रही हूँ, तो वो भी देखते जाएंगे, ठीक है। क्या है, कालिका, पहले लिखेंगे कालिका, सेकंड में लिखेंगे मरमरिका, और तीसरे में लिखेंगे लोहितिका। ये क्या है, उपद्रव है, ये लिखा हुआ है, देख लो, पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, बीच में, बीचों बीच, श्लोक नंबर 5 में। इसको आप लोग बुक में दुर्विध लिख लेंगे, हेडिंग डाल देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक हैं और उनकी हेडिंग नहीं है तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं बता ही देती हूँ हमेशा। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, ये तो हमें ऐसे ही याद हो जाएगा, बाकी जो इसके लक्षण है उसकी हम लोग ट्रिक बनाएंगे, वरना बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो कालिका, मरमरिका और लोहितिका बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, सेकेंड लाइन में देखेंगे क्या हो रहा है, कालिका में क्या क्या चीज़ें आती हैं,
ज्वरो दाह श्वयथुर्वेदना। छोटा सा ही श्लोक है पर ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब हम पढ़ लेंगे ना 5-6 चैप्टर और तो बिल्कुल गोल हो जाएगा। तो अभी इससे बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिए और अभी याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। तो जो ज्वर है वो कॉमन है, ठीक है, कालिका में भी आता है और मरमरिका में भी आता है, ठीक है। तो बुखार दोनों में चढ़ेगा, ठीक है, कालिका में भी और मरमरिका में भी, ये कॉमन है। और वेदना भी कॉमन है, उपद्रव है तो वेदना तो होगी, है ना, दर्द तो होगा ही, जब ढंग से नहीं छेदा है तो दर्द तो होगा ही। तो ज्वर और वेदना दोनों कॉमन है। अब यहाँ पे श्वेथुर बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेथुर, इसको हम लोग एक ट्रिक के फॉर्म में याद कर सकते हैं, काली का दास, द फॉर दाह एंड स फॉर श्वेथु, काली, ठीक है। कालिका क्या है, वेन है, मरमरिका नर्व है और लोहितिका आर्टरी है, ठीक है। लिख रहे हैं प्रांजल, स्टिकी नोट्स में लिखना है ना, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है तो बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता नहीं है तुमको, पर ऐसे धीरे धीरे पता चल जाएगा, है ना। हमें हमेशा एक स्टिकी नोट्स रखना है या फिर एक कॉपी पेन रखना है, और जैसे ही क्लास एंड होती है अगर कॉपी पेन में लिख रही हो तो उसे अच्छे से काट के उधर ही स्टिक ऑन करना है, ठीक है। और अगर छूट जाता है तो फिर नेक्स्ट डे तो करना ही है, अदरवाइज़ अगर नेक्स्ट डे हुआ तो फिर भूल जाते हैं ना, फिर वो जो कॉपी है वो हमारी मिस हो जाती है, फिर मन ही नहीं करता है नेक्स्ट डे। तो जो काम है तुरंत का तुरंत ही अपना मन मार के उसी टाइम करना चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी बुक बताई थी, हर बुक में हर पेज में, ऑलमोस्ट हर पेज में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उसे एक पेपर में लिख के, स्टिकी नोट्स में इसलिए मैं नहीं लिखती थी क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिकली स्पेस होती है, कभी छोटा चाहिए, लंबा चाहिए, बड़ा चाहिए, है ना। तो मैं हमेशा एक पेपर और पेन और अलॉन्ग विद फेविकॉल गम जो भी रहता है, ठीक है, तो उसमें लिख के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उधर मैं स्टिक ऑन हमेशा करती हूँ। उससे क्या होता है, जैसे ही हम पेपर पलटते हैं ना तो सबसे पहले जो नज़र रहती है उधर ही जाती है जहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही हम चीज़ बार बार पढ़ेंगे, वही इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कालिका का हो गया है, दाह श्वेथुर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मरमरिका देखते हैं, इसमें वेदना ज्वर तो मैंने बताया था कॉमन है। इसमें ग्रंथि आती है तो इसको हम महात्मा गांधी से याद कर सकते हैं, MG, M फॉर मरमरिका, G फॉर ग्रंथि, महात्मा गांधी, MG, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं MG जो क्वांटिटी होती है, KG, MG, MM, ठीक है। मेरे को थोड़ा महात्मा गांधी से हमेशा ही, मैंने जो फर्स्ट ट्रिक पढ़ते हैं वही दिमाग में सेट होती है, आप लोग कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इतना छोटा सा ही इम्पॉर्टेंट है। लोहितिका क्या है, आर्टरी है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें थोड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, देखो, मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इसको हम लोग मास्क से याद करते हैं, MASK, मास्क, M फॉर मन्यास्तंभ, A फॉर अपतानक, S फॉर शिरोग्रह एंड K फॉर कर्णशूल। लिख लिया एवरीवन? मैम कालिका को वे नर्व से कोरिलेट कर रहे थे। वेन, वेन, कालिका को से, कालिका इज वेन, और मर्मिका वो नर्व है। ठीक है, काली वेन ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। लोहित, लोहितिका तो हमें याद ही रहता है, लोहित मतलब रेड है। वैसे तो सभी, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये मैं सिर्फ आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। जो आर्टरी रहती है उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऐसे आप लोग सोचें तो वो रेड होगा, ठीक है। तो रेड से लोहित याद हो जाएगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में रहता है तो ऐसे जो
काला ब्लड है, ठीक है, काला खून है तो वो वेन में, इस टाइप से थोड़ा ट्रिक के फॉर्म में याद करो तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मर्म, नर्व ना, 2 याद हो गए, एक तो फिर हो ही जाएगा, या एक को छोड़ दो तो जो बचता है वही आंसर होता है, ठीक है। इसके हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ना, जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। अगर नहीं भी पता हमें आंसर तो भी हम ऑड वन आउट, एक एक आउट करके करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं, है ना, ठीक है। हैंड्स डाउन कर लेंगे। प्रांजल लिखा आपने? यस मैम। ठीक है, समझ आया, याद हो गया? चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर वेदना, शोथ अगर होता है तो यहाँ खैर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट कुछ चीज़ें ही आप लोग ध्यान रखें, हिंदी में ही या फिर श्लोक में देख लेंगे। श्लोक में 2 चीज़ें आप लोगों को हाईलाइट करनी है। बीच में, बीचों बीच सेकेंड लाइन में मधुक और एरंड, मुलेठी। मुलेठी तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, 3-4 जगह हमने मुलेठी पढ़ लिया है हीलिंग के लिए। और क्या है? एरंड, एरंड की जड़, एरंड मूल। मंजिष्ठा भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है इसका, ठीक है। मंजिष्ठा कल हम लोग मैंने बताया था, हम लोग कल एक रिजॉर्ट गए थे इंदौर के पास में ही, तो वहाँ पे मंजिष्ठा की बहुत अच्छी बेल लगी थी। तो मैंने बेल देखी थी, और उस टाइम ऑफ सीज़न मैंने देखा था, तो मैंने फ्लावरिंग इस टाइप से नहीं देखा था। तो मैंने कल प्रॉपर उसकी फ्लावरिंग, फ्रूट्स कैसे उसके वेनेशंस हैं, और इतनी पतली सी ऐसे नीचे से उगेगी और ऊपर इतना बिल्कुल भंडार, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इसका मूल है, ये जड़ है। तो बहुत ही मैजिकल औषध है मंजिष्ठा फॉर फीमेल, स्पेशली फॉर मेंस्ट्रुएशन, पीसीओडी। और ये एक केसर की तरह, नॉर्थ इंडिया का ये हमारा केसर है, नेक्स्ट केसर है, इतना लाभकारी होती है। मंजिष्ठारिष्ट होता है, मंजिष्ठा की टैबलेट्स मिलती हैं अमेज़ॉन पे। अभी लोगों को पता ही नहीं है मंजिष्ठा के बारे में, सभी हल्दी और गिलोय और हरण के पीछे पड़े हैं। जब मंजिष्ठा के बारे में, अब यहाँ पे हम लोग श्लोक नंबर 7 देखेंगे। जब कान छेदते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर पक जाता है तो सरसों का तेल, जिसको हम कड़ू तेल भी कहते हैं ना, लेमन लैंग्वेज में यही बोलते हैं कि कड़ुआ तेल लगा लेना, कटु तेल लगा लेना। तो यहीं पे आम तैलेन का यहाँ पे प्रयोग आता है, देखेंगे। सम्यक विद्ध आम तैलेन परिषेचयेत्। मैम आवाज बहुत कम आ रहा है। सभी को कम आ रहा है? इधर से तो ठीक है भाई, 100% है नेटवर्क। ज़रा भी नेटवर्क डिस्टर्ब होता है ना तो मुझे इधर तुरंत नोटिफिकेशन आता है। सभी को कम आ रही है क्या आवाज़? नो मैम। सही है ना? सही है। एक बार थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज करो, कमरा चेंज करो, थोड़ा एक राउंड मार के आओ तो नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी नेटवर्क कम होता है, और मैं बिल्कुल सर पे ही बैठी हूँ वाईफाई के मतलब मेरे सर पे ही है वाईफाई, तो बिल्कुल 100% नेटवर्क एरिया में ही मैं बैठी हूँ, ताकि वॉइस, वीडियो, कुछ भी रिकॉर्डिंग में, लाइव में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सम्यक विद्ध है तो यहाँ पे आम तैलेन परिषेचयेत् बोला है। कब कब बोला है? त्रयहाथ वर्ती स्थूल तरा, ये भी आप लोगों को हाईलाइट कर लेना है। तो 3-3 दिन के अंतर से रुई की वर्ती उत्तरोत्तर मोटी प्रविष्ट करवानी है, क्योंकि बहुत छोटा सा छेद होता है, ठीक है। तो एक बड़े बाले पहनने का प्रचलन है भारत में, बड़े बाले मतलब ज़्यादा सोना, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बोला है कि जो छोटा सा छेद है हम धीरे धीरे उसको वर्धन करते हैं, और बड़ा छेद करने के लिए हम इयररिंग्स पहनते हैं, वर्धन। नेक्स्ट श्लोक में यही आया हुआ है, कर्णे वर्धनार्थम लघु वर्धनकम कुर्यात्, है ना। पहले धीरे धीरे हल्के लघुनक पहनने हैं, बालियाँ पहननी है, ताकि जो छेद है वो धीरे धीरे मोटा होता रहे, ठीक है।
और आप लोगों ने नीम का सुना होगा, नीम की लकड़ी लगा देते हैं छोटी छोटी। और मेरी मम्मी के टाइम पे, मम्मी के ज़माने में 90s में, उनकी जो मतलब मेरी जो नानी थी, वो जो मोर का पंख होता है ना, मोर के पंख का जो ऊपर का शेल होता है, वो निकाल के अंदर जो वाइट वाइट होता है उसको बिल्कुल, वो रुई जैसा ही होता है, उसको मेरी नानी का मुझे अभी भी याद है, वो बिल्कुल रुई जैसा होता है, तो उसको ऐसे वर्ती बना के हम कान में पहन लिया करते थे, ऐसे वो बताया करती थी। और जैसे ही उसमें पानी पड़ता था वो फूल जाती थी, तो उस कारण जो कान है वो भी फूल जाते थे। तो शादी के टाइम पे ऐसा करते थे, क्योंकि शादी पे ऐसे मोटे मोटे पेंच वाले कान के होते हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक बात आ गई ध्यान में नानी की, तो वो भी पहले के ज़माने में चलता था, ठीक है। तो उससे कोई इन्फेक्शंस भी नहीं होते हैं, इवन वो एंटीवायरल भी है। पिचू जो मयूर पिच्छ भस्म है, वो बहुत अच्छी औषधि के तौर पे भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं श्लोक नंबर 10। कर्ण संधान करने की संक्षेप में 15 विधियाँ बताई गई हैं। अब ये 15 जो विधियाँ हैं, ये मैं आप लोगों को ट्रिक्स के फॉर्म में याद करवाने वाली हूँ, और ये थोड़ी कम पूछी जाती हैं। अगर अच्छा लेवल है पेपर का तो ही ये पूछी जाएंगी, और एक आध बार ही 1-2 पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछा गया है। बट जो भी टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब वो पूरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। जहाँ से क्वेश्चन आया है, कैसा आया है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, पर इसको एक छोटी छोटी एक एक वर्ड के फॉर्म में हमें याद करना है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा आप लोगों को न श्लोक पढ़ के। और हिंदी तो आप लोग पढ़ ही नहीं सकते, मैं बेट लगा के बता रही हूँ आप लोगों को, हिंदी पढ़ोगे आप पूरा दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़कर देखना, तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे याद करवा रही हूँ, सिर्फ आंखें बंद करके वैसे ही याद कर लेना है। ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसका कोई औचित्य नहीं है आज के ज़माने में। इसलिए जो प्रैक्टिकली चीज़ें यूज़ होती हैं उधर से ही ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं। बट ये टॉपिक एक बार बहुत पहले आया हुआ है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो श्लोक नंबर 11 है, पर आप लोगों को श्लोक नंबर 10 अच्छे से ध्यान रखना है। 15 विधि होती हैं कर्ण संधान की, ठीक है। तो जो लास्ट की 5 होती हैं ना, वो असाध्य होती हैं। जो असाध्य हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो जो 10 हैं वो हमें याद नहीं करना है, ये स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। जो छोटा है उसे हमें याद करना है, और 15 अगर हमने 5 याद कर ली, और 5 के अलावा ऐसा पूछा गया कि इसमें कौन सी साध्य हैं कौन सी असाध्य हैं, तो हमें 5 तो याद है, फिर ऑड वन आउट से हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क। लास्ट के 5 कौन से हैं, संक्षिप्त हाईलाइट कर लेंगे, हीन कर्ण, वल्ली कर्ण, यष्टि कर्ण और काकोष्ठक। इसकी ट्रिक है सही वय का, सही वय का। स फॉर संक्षिप्त, ही फॉर हीन कर्ण, व फॉर वल्ली कर्ण, य फॉर यष्टि कर्ण और का फॉर काकोष्ठक, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को, मैं 15 विधियों के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। पहला आता है नेमी, देखो, पृथु, आयत, सम, उभय, पाली, नेमी, संधानक। तो जो जो नाम है ना, जैसे जो 10 नाम है, उन 10 नामों को भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये विधि है, विधि का नाम है, ठीक है। तो पहला क्या है, नेमी। हमें कैसे इससे कभी भी हिंदी में क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। और वैसे भी आजकल जो पैटर्न आ रहा है उसमें कभी भी हिंदी में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आप लोगों को श्लोक से ही, श्लोक का रख के पूछा जाएगा ये कौन सी कर्ण संधान की विधि है, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं अगर बहुत अच्छा डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ पेपर बना है तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पृथु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पृथु मतलब क्या होता है, बड़ा। पृथु हमने एक जलोका के टाइप में भी पढ़ा था, किस में था, कृष्णा। कृष्णा में था। और क्या था, पृथु
शिरा अंजन चूर्ण वर्णा पृथु शिरा कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे पृथु क्या है, बड़ा सिर है, कृष्ण भगवान का बड़ा मुकुट वगैरह है ना, इतना सब मोर पंख, इतना बड़ा सिर हो जाता है उनका, पृथु मतलब बड़ा होता है। तो नेमी से हमें जैन मुनि याद रख सकते हैं। ठीक है, नेमी से जैन धर्म उनका सरनेम होता है, थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को पता हो तो उस टाइप से पृथु से ये श्लोक जो है इसका स्टार्ट होता है। जहाँ भी आप लोग पृथु देख लें वहाँ आंख बंद करके नेमी टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे उत्पल। सेकंड उत्पल है ना, श्लोक नंबर 10 में देखना, हिंदी में उत्पल आया है ना, तो उत्पल से हमें कैसे याद रखना है, यहाँ पे वृत्त आता है, वृत्त। उत्पल क्या होता है, कमल लाल होता है, कमल लाल गोल होती है ना, और ये वृत्त, वृत्त मतलब भी गोल गोल होता है। तो जहाँ से भी वृत्त से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमें आंख बंद करके उत्पल टिक कर देना है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा है वल्लूरक। अब वल्लूरक आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, वल्लूर है ना, जब हम पथ्य पथ्य पढ़ते हैं, चरक में भी ये आया हुआ है, वहाँ पे शुष्क मांस को वल्लूर कहते हैं, है कि नहीं, पता है सभी को, याद आया है ना। तो शुष्क मांस को आचार्य चक्रपाणी ने वल्लूर बोला है। वल्लूरक क्या है, कर्ण संधान विधि है। और वेलितक क्या है, सीवन कर्म में आता है, ये भी आप लोगों के सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ सीवन कर्म। हमारे तो फाइनल ईयर में भी, इवन वाइवा में भी सीवन के कर्म के प्रकार पूछे गए थे, AIPGT में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, सीवन के प्रकार। ठीक है, बहुत अच्छे से सभी पढ़ेंगे सीवन के प्रकार। तो यहाँ पे वल्लूर से कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, जो देखो, जो एक मांस होता है, गीला मांस थोड़ा ऐसा बड़ा होता है, उसमें वाटर कंटेंट होता है। शुष्क मांस सूख गया, वाटर कंटेंट चला गया तो छोटा हो जाता है ना, श्रिंक हो जाता है। तो ऋस्व से इसका श्लोक याद हो रहा है, ऋस्व से वल्लूरक का श्लोक याद हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आसंगिम। आसंगिम, ठीक है, तो आसंगिम, आस, आस से इसमें याद रखेंगे, आस, आ फॉर अंदर, अ फॉर आस। तो हमारे जो मन में अंदर की जो आस होती है वो अंदर ही होती है ना, काश हम वहाँ चले जाते, कितना मज़ा आता और घूमने को मिलता, काश ऐसे मन में मेरी आस रह गई कि मैं उधर कभी जा नहीं पाई, पर जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं हमेशा उस जगह में जाऊंगी, है ना। तो ऐसे आस होती है अंदर। तो ये इसका जो श्लोक है वो आभ्यंतर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गंड कर्ण। गंड कर्ण, इसको हम कैसे याद रखेंगे, गंड मतलब क्या होता है, गाल। ठीक है, तो गाल बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो इसका जो श्लोक है वो बाहर, बाह्य से स्टार्ट होता है, बाह्य गंड। ठीक है, नेक्स्ट आहार्य बंध, ये पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है, जब दोनों कर्णपाली नहीं होती हैं तो हम आहार्य बंध बांधते हैं। अपाली उभयो तो, पाली ही नहीं है तो हम कैसे छेद करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसप्लांट का आया हुआ है कि गाल की स्किन लेके ऐसे विधि आई हुई है, उसमें हमें डीप नहीं जाना है, बस याद रखें आप लोग कि अपाली है ना, पाली नहीं है, अपाली आहार्य बंध होता है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निर्वेधिम। निर्वेधिम, तो धिम से हम लोग याद रखेंगे धीमा, धीमा। ठीक है, तो धीमा अगर कोई बच्चा है तो क्या होगा, वो क्षीण पुत्र होगा, है ना, हमेशा लदा रहेगा। वो कहाँ लदा रहेगा, पीठ पर ना। तीसरी लाइन में देखो, तीसरी लाइन में स्टार्टिंग हो रही है, पीठ, पीठ से स्टार्ट हो रही है ना, तो पीठ पर लदा रहेगा निर्वेधिम वाला बच्चा। क्षीण पुत्रिका आश्रितो, क्षीण होगा और पीठ पर लदा रहेगा, थोड़ी दिमागी तौर से धिम होगा, धीमा होगा, धिम से धीमा याद रखना है, तो निर्वेधिम ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग व्योजिम।
व्यायोजिम। तो यहाँ पे जिम से हमें याद रखना है। जिम जिम कौन करता है ना, जो भी बहुत अच्छे पतला दुबला है फिट है वो नहीं करते यूजुअली। जो अच्छे स्थौल्य होते हैं, मोटे होते हैं, उनको ही जिम करने का ज़्यादा शौक होता है। तो स्थूल से इसका श्लोक याद हो रहा है, जहाँ भी जिम आएगा वहाँ से स्थूल याद रखना है। नेक्स्ट आता है कपाट संधिक। कपाट क्या होता है? डोर, है ना, दरवाज़ा, दरवाजे को बोलते हैं। और दरवाज़ा कैसे खोलते हैं? अंदर की तरफ खोलते हैं, तो है ना। तो अंदर से याद रखना है हमें, आभ्यंतर से इसका श्लोक याद हमें करना है, ठीक है। आभ्यंतर से इसका श्लोक स्टार्ट हो रहा है। किसका? कपाट संधि का। कपाट से सभी को पता है, तो है ना, डोर होता है, दरवाज़ा होता है। नेक्स्ट है अर्ध कपाट संधि। अर्ध कपाट, दरवाजे का आधा क्या होगा? खिड़की होगी। खिड़की छोटी होती है, ठीक है। अब ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि आजकल तो खिड़कियाँ भी बड़ी बड़ी कांच की होती हैं, है ना। ये ये चीज़ें मुझे नहीं बोलेगा कोई, याद करने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो अर्ध कपाट मतलब विंडो होती है, ठीक है। तो विंडो हम बाहर की तरफ खोलते हैं, है ना, कि विंडो खोल दो, तो बाहर की तरफ विंडो। तो बाह्य से इसका श्लोक स्टार्ट हो रहा है ना, चौथी लाइन में बिल्कुल बीचों बीच लिखा हुआ है, बाह्य से इसका अर्ध कपाट संधि का श्लोक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 10 बंद हो जाते हैं। एक और बार मैं रिवाइज करा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पहला आता है नेमी। नेमी से जैन ऋषि हमें याद रखना है। वो कैसे हैं? बड़े हैं, सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं, पूजनीय होते हैं। कोई भी शायद ही कोई ऐसा होगा जो उस समाज की जैन ऋषि मुनि की निंदा करे, है ना। तो पृथु हैं, बड़े हैं और समान भाव रखते हैं। तो वैसे तो ये सब में ही आता है, तो सिर्फ इतना ही याद रखें आप लोग, पृथु। और फिर नेक्स्ट आता है उत्पल। उत्पल कमल लाल होती है, गोल होती है। वृत्त आता है। वल्लूरक कैसा होता है? शुष्क मांस, ऋस्व रहता है, छोटा हो जाता है। आसंगिम में अंदर की हमारी आस है, आस है अंदर, अभ्यंतर से स्टार्ट होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कपाट संधिक में भी अभ्यंतर आता है और इसमें भी, है ना। तो ये समझ आ जाएगा आप लोगों को, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं पूछी जाएंगी। गंड कर्ण में गाल बाहर होते हैं, बाह्य से स्टार्ट हो रहा है। आहार्य में पाली नहीं है, अपाली। निर्वेधिम, धिम है, जो बच्चा है वो धीमा है, तो कैसा होगा? क्षीण पुत्रिक होगा और पीठ में लदा रहेगा। व्योजिम, जिम कौन करेगा? स्थूलाणु, ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्योजिम और आहार्य दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कपाट संधिक, दरवाजे हम लोग अभ्यंतर की तरफ खुलते हैं, अंदर की तरफ खुलते हैं कि आइए आइए, वेलकम वेलकम। अर्ध कपाट, खिड़की बाहर की तरफ खोलते हैं ताकि अंदर की जो वायु है वो बाहर आए, बाहर की अंदर आए ना, वेंटिलेशन अच्छा हो। तो यहाँ पे हमारी 10 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। सभी को समझ आया? क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत तो नहीं होगा ना? ये बिल्कुल आप लोग, इसको मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एक बार हिंदी पढ़ना है इसकी, ठीक है। हिंदी पढ़ के देखना, सभी आ जाए समझ तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोई पढ़ भी लिया तो भी भूलना ही है एक ना एक दिन। और वैसे भी प्रैक्टिकल तो होना नहीं है इसका, पीजी में भी नहीं होना है। तो अगर कोई शल्य से भी पीजी करेगा तो भी ये नहीं करवाया जाता, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत ऐसे नहीं करना। जैसे फर्स्ट ईयर में किसी को कैडेवर नहीं मिलता ना तो बहुत रोता है, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वैसे भी उसे कितने ही क्या बोन्स तक तो याद नहीं रहती फाइनल ईयर में आते आते, तो क्या कैडेवर का याद रहेगा। खैर सभी कुछ होने चाहिए संसाधन, बट मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि जो चीज़ नहीं मिल रही है उसमें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो पीजी है, ना कि हमें पीएचडी करनी है अनुसंधान पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग असाध्य पढ़ लेते हैं। संक्षिप्त, हीन, वल्ली आदि ये शेष 5 बंधन हैं जो असाध्य होते हैं। ये भी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इनको भी आप लोग देख लें, नाम इसके याद रखने हैं, ठीक है। तो संक्षिप्त से हम लोग क्या याद करेंगे? संक्षिप्त हमारी यात्रा,
है ना, पहली लाइन में ही है। श्लोक नंबर 12 में आ गए हम लोग, सभी लोग देखेंगे, हैंड्स डाउन कर लें सभी। तो संक्षिप्त एक छोटी सी यात्रा है ना, ट्रेन में हम जाते हैं यात्रा करने, तो क्या ले जाते हैं पैक करके खाने में, क्या ले जाते हैं टिफिन में? पूड़ी भुजिया। पूड़ी ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? शुष्क शष्कुली, सूखी हुई पूड़ी ले जाते हैं ना, रोटी और ये सब तो कम ही ले जाते हैं। तो संक्षिप्त अगर यात्रा है हमारी, तो पूड़ी से वो श्लोक स्टार्ट हो रहा है, शुष्क शष्कुली। ठीक है, शष्कुली मतलब पूड़ी होता है, ये तो सभी को पता होगा, है ना, फाइनल ईयर में आ गए, इतना नहीं पता तो बहुत शर्म की बात है। हीन कर्ण नेक्स्ट देखेंगे। हीन कर्ण हम लोग याद रख सकते हैं, इसको थोड़ा आप लोग थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में याद कर लें, आप लोगों को जो भी ठीक लगे। मैंने तो इसको ऐसे किया हुआ था कि जो हीन व्यक्ति होते हैं, है ना, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, तो वो उन्हें कोई अधिष्ठान नहीं मिल पाता, जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं और एक डाइनिंग टेबल है और किसी होटल में गए हैं और जो कोई सर्व कर रहा है या फिर जो वर्कर हैं उस होटल के, तो वो उसी टेबल में नहीं बैठते हैं ना, कहीं और बैठ के खाते हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है। तो अनअधिष्ठान से इसका श्लोक आ रहा है। हीन जो लोग होते हैं उनको अधिष्ठान नहीं मिल पाता, इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं। वल्लीकर्ण देखेंगे नेक्स्ट। वल्ली क्या होता है? क्रीपर्स होते हैं, है ना, वल्ली पता है ना सभी को। क्रीपर्स बेल जो होती हैं, तो कैसी होती हैं बेल? उन्हें ऊपर चढ़ना होता है तो पतली होती हैं। ठीक है। यष्टिगण क्या होता है? यष्टि मधु होते हैं, है ना, मधु मतलब मुलेठी, मुलेठी की गांठ होती है कि नहीं? मुलेठी की गांठ बोलते हैं ना, मुलेठी मुंह में रख लो उल्टी नहीं आएगी, सुना है सभी ने बचपन में। ठीक है, तो सिर्फ जो मुलेठी है उसका गुण सिर्फ उल्टी आने तक सीमित नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मुलेठी की। ठीक है, हमने यष्टि मधु कितनी सारी जगह पढ़ लिया ना, रोपण के लिए बहुत अच्छी है। और सूक्ष्म पाली है ना, सूक्ष्म पाली भी, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें, छोटा सा वर्ड है। लास्ट देखेंगे काकोष्ठक। काक से तो मेरे दिमाग में कौवा ही आता है हमेशा, जो क्या करता है? मांस खाता है, कौवा मांस खाता है। ठीक है, तो काक से मांस आ जाएगा। छोटी सी जो टर्म्स हैं उन लोगों को आपको अलग से बना के लिखना है। ठीक है, उसका नाम लिखना है और किससे हमें याद हो रही हैं वो लिखना है। ठीक है, तो निर्मांस से स्टार्ट हो रहा है काकोष्ठक का, तीसरी लाइन में ही बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, श्लोक नंबर 13 देखेंगे। सभी को असाध्य आ गए ना समझ? कैसे याद किया था? सही वय का, सभी को समझ आया? श्रुति को नहीं आया क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड हाफ देखेंगे 13वें श्लोक का। यहाँ पे हाईलाइट करेंगे सेकंड हाफ। जिस मनुष्य के कान में दोनों पाली न हो, उसके कर्ण पीठ के मध्य के समान स्थान में वेधन करके, मध्य मतलब यहाँ पीछे इसमें समान भाग वेधन करके वर्धन करना चाहिए। ठीक है, कर्ण पीठम समे मध्य तस्य विद्धवा विवर्धयेत, इतनी छोटी सी लाइन आप लोग याद रखें। श्लोक नंबर 16 में देखेंगे, BHU में आया हुआ है। यदि किसी मनुष्य के पाली न हो, पाली ही नहीं है ना, हमारे जब मैं छोटी थी तो मैं महू में मैंने पढ़ाई की है अपनी, मतलब स्टार्टिंग में 5th क्लास तक। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उनके कान ही नहीं थे, तो मैं इतना देख के हंसती थी, मतलब मैं फर्स्ट क्लास में ही होंगी, फर्स्ट सेकेंड में, कि अरे मैडम के तो कान ही नहीं है। और मुझे अभी भी याद है जब वो चश्मा लगाती थी तो ऐसे उनका कुछ अलग से था, कुछ बांधने का, और काफ़ी उन्हें बड़े बड़े चश्मे थे। तो मेरे को हमेशा ये चैप्टर मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मेरे को प्रिंसिपल मैम की हमेशा याद आ जाती है। और रिसेंटली मैं अभी कल ही महू गई थी, कल ही मैंने अपना स्कूल विज़िट किया, तो और ये ताज़ा खबर है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यदि किसी मनुष्य के पाली न हो तो शस्त्रज्ञ वैद्य गंड प्रदेश कपोल स्थान से जीवित तथा कुछ संबंध रखे हुए मांस को लेकर उसकी कर्णपाली बना सकते हैं। मतलब यहाँ का एक मांस का टुकड़ा लेके कर्णपाली में हम लोग ऐसे बना सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फ्रेश है, यहाँ तो रीग्रोथ हो जाएगी, फिर से आ जाएगी स्किन। ठीक है, श्लोक नंबर 17 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हमें हाईलाइट करनी है, हिंदी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, तो सिर्फ एक कहानी की तरह मैं पढ़ रही हूँ, बस ध्यान से सुनेंगे इसको। उपर्युक्त बंधनों में से किसी एक बंधन को करने की इच्छा वाले वैद्य सर्जन प्रथम अग्रोपहरणीय अध्याय में वर्णित आवश्यक सामग्री का संचय कर लें। यह हम पढ़ चुके हैं अग्रोपहरणीय अध्याय। ठीक है, विशेषतया सुरामंड, दुग्ध, जल, कांजी, टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तो ब्रेन के पास वाला ही मामला है ना। ब्लीडिंग रुक गई तो सीधा फिर ऊपर ही जाएंगे, तो इसलिए जो ठंडे उष्ण तासीर वाली चीज़ें हैं जो स्टॉप करती हैं ब्लीडिंग, कषाय रस प्रधान चीज़ें, मिट्टी, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। इवन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, चाय पत्ती, अगर कहीं भी ब्लीडिंग होती है और आप रॉ चाय पत्ती, जैसे जो सबसे कॉमन पेशेंट में मैं देखती हूँ, जलोका के बाद यूजुअली वहाँ 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है उस एरिया में, बट कई बार होता है कि ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होती रहती है। तो जो चाय पत्ती है वो सबसे अच्छी संधानक है और हर घर में मिलने वाली है। ठीक है, तो चाय पत्ती हम अच्छे से उसे पैक करके बढ़िया पट्टी और टेपिंग कर दें तो वो ब्लीडिंग रुकती ही है, भले ही इष्टिका ना मिले, हरिद्रा ना मिले। ये सारी चीज़ें जो हैं एक वैद्य के पास ही अच्छे से, हरिद्रा खंड, जाति आदि तेल, ये सारी चीज़ें जो हैं वैद्यों के पास ही मिलती है। तो घर बैठे कैसे ब्लीडिंग रोक सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा संधानक है, ये भी आप लोग याद रखें। ठीक है, तो ये उपकरण रखने हैं। सिर के बाल भी बोला हुआ है और यहाँ पे लघु भुक्तवंतम बोला गया है। ठीक है, हल्का भोजन करा के ही ये उपक्रम करना है। लघु भोजन, जैसे हमने यवागु भी पढ़ा था और आभुक्त भी पढ़ा था और पिच्छिल अन्न भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे लघु थोड़ा बहुत खिचड़ी वगैरह दाल दे सकते हैं बिफोर सर्जरी, पूर्व कर्म में। फिर क्या है, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, इनमें से जो उचित क्रिया हो उसे करके कान के रक्त को देखकर निर्णय करें कि वह दूषित है या अदूषित है। अब यहाँ वात पित्त कफ के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत ही थोड़ा सिंपल सा है, बस थोड़ा ध्यान रखेंगे। जस्ट अपोजिट गुण है, जैसे वायु से दूषित रक्त हमें दिख रहा है तो कांजी और गर्म जल से, पित्त से अगर दिख रहा है तो ठंडे पानी और दूध से, कफ से अगर दूषित रक्त हमें दिख रहा है कान से आते हुए तो सुरामंड और गरम जल। गरम जल हम वात में भी और कफ में भी, दोनों में ही गरम गरम कर रहे हैं, क्योंकि शीत वीर्य होता है ना। ठीक है, यहाँ पे कांजी आता है, बट एक जगह हम लोग कांजी कहाँ पढ़ते हैं, सन्निपातज कहाँ पढ़ा था हमने, याद है किसी को? और वो रक्त से रिलेटेड ही था, याद है किसी को? 14 चैप्टर में पढ़ा था। गैरी कोदक था कफ में, याद आया? भूल गए क्या? याद है ना? मैम सन्निपातज वाला में बताई थी। हाँ, सन्निपातज में मैंने बताया था। होता है बहुत सारे। गुड गुड, है ना। जो सन्निपातज है वो भी 3 दोषों से मिलकर बनता है और कांजी भी 3 से अधिक, मतलब मिक्सचर ऑफ चीज़ों से बनता है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इधर भी रक्त है उधर भी रक्त आया था। ठीक है, तो यहाँ जो कांजी है वो वातज में यूज़ हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे इन चीज़ों से प्रक्षालन करना है, हमें ये चीज़ें छिड़कनी है, डालना है, ठीक है। फिर उसके पश्चात उस जो स्थान है उसका लेखन कर्म करके कर्ण संधि को ना बहुत ऊंचा और ना नीचा और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा विषम भी नहीं करके रक्त श्रुति के बंद होने पर संधान कर देने से बढ़िया पट्टी लगा देनी चाहिए। अब हाईलाइट करेंगे। फिर शहद घृत लगाकर, मैंने शहद और घृत का आप लोगों को बताया था कि यही दो चीज़ें क्यों लगाते हैं, ठीक है। कहाँ बताया था, कहाँ, क्या 13 चैप्टर में बताया था, ठीक है। 13 में तो नहीं बताया था, 13 में ही बताया था। मैम वो जलों का हटाने के बाद वो लगाते हैं ना घी तो करते करते 13 में नहीं बताया था ये। घी शहद नहीं लगाते जलोका में कभी भी, याद रखना, भूल से लगा मत देना। थोड़ी हम हल्दी लगाते हैं। कहाँ पढ़ा था हमने घी और शहद, शार में पढ़ा था क्या या अग्निकर्म में पढ़ा था? अग्निकर्म में पढ़ा था, है ना। सब गलत बात है ये, ना। थोड़ा थोड़ा पन्ने पलटाते रहा करो। जलोका में भूल से मत लगा देना, अनर्थ हो जाएगा। चलो, यहाँ पे शहद घी लगाकर पिचू या पोथ कपड़े से ढककर उसे अच्छे से बांध देना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ढीला नहीं, बढ़िया। कपाल का चूर्ण भी छिड़क देना है। कपाल मतलब वही जो कपाल का चूर्ण भी स्तंभक होता है रेड कलर का, ठीक है, ईंट का जो चूर्ण होता है। तो ये विधि है, ये आप लोगों के सिलेबस में इसलिए मैंने पढ़ी है क्योंकि ये इतनी सिंपल चीज़ें पीजी में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ही मैंने ये पढ़ी है, तो समझ आ गया होगा। इसको आप लोगों को एक फ्लो चार्ट में ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक के बाद एरो ऐसे करके ये विधि आप लोग नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यूजी में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट 18वां श्लोक देखेंगे। विघटन, यहाँ पे सर्कल कर लेंगे। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए चीज़ें, कर्ण संधान के बाद क्या नहीं करें। विघटन मतलब किसी कोई रब ना करे उस एरिया को, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर ना अप्लाई हो। दिन में नहीं, दिवा स्वप्न नहीं सोना है, बहुत विग्रस एक्सरसाइज नहीं करना है, भरपेट बिल्कुल ठूस के गले तक भोजन नहीं करना है, व्यवाय अवॉइड करना है, धातु क्षय हो जाता है, प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अग्नि संताप, धूप में, अग्नि में, ये इसमें थोड़ा कम जाना है, कोशिश करना है, क्योंकि पसीना आएगा, मॉइस्चर आएगा, हीलिंग लेट होगी, उमस रहेगी, पस और ज़्यादा फॉर्म होगा, ठीक है। तो जितना उसे कूल रख सकें, क्योंकि कूल में ही हमें सबसे अच्छी हीलिंग होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भाषण भी नहीं करना है। वाक श्रमस्य, बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो भी बहुत श्रम होने लगता है, ठीक है। जैसे क्लास के बाद 5 मिनट तक मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, 5 मिनट से 10 मिनट, ताकि मैं अपने स्वाभाविक रूप में आ जाऊं। बहुत बोलने से भी थक जाते हैं ना, भले बैठे हैं पर हो जाता है। इवन आप लोग भी सुनने से ही थक जाते होंगे मुझसे डबल, वैसे ही बोलने से भी हो जाता है ना, एक्सर्शन होता है। और बोलना और कान का सेम ही है ना, तो इसलिए बोलना कम है, ठीक है, ये लॉजिक है। 19वां श्लोक देखेंगे। यहाँ पे वात पित्त कफ से दूषित रक्त में कुछ चीज़ें आई हुई हैं, हाईलाइट कर लेंगे। वात में क्या है, वात दुष्ट रक्त में संधान करने से रोपित होने पर भी परिपोट हो जाता है, ठीक है। तो परिपोट आप लोग इसमें सर्कल कर लेंगे। पित्त दुष्ट रक्त में रूढ़ होने पर दाह, पाक, राग, वेदना, ये उपद्रव हो जाते हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है और बहुत ही सिंपल है, इसलिए कम पूछे जाएंगे। और कफ से दूषित रक्त में संधान करने से
स्तब्ध और खुजली हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि जो दोष अवस्था हो रही है, जो भी ब्लीडिंग हो रही है, जो भी दोष प्रधान ब्लीडिंग हो रही है, वो निर्दोष होना चाहिए पहले, है ना, तभी हमें संधान करना है प्रॉपर। दोष में ही हम पट्टी बांध लेंगे तो और विदग्ध हो जाएगी अवस्था, स्तब्ध और खुजली होने लगेगी बहुत ज़्यादा। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आपकी बात सुनकर मैं लोट पोट हो गया। तो बात से वात हो जाएगा, और पोट तो परिपोट वात से दूषित रक्त होने पर होता है। ठीक है, 20वां श्लोक देखेंगे यहाँ पे। तिल्ली के कच्चे तेल द्वारा 3 दिन तक परिषेक करना चाहिए। तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कितने दिन तक, ये इम्पॉर्टेंट है। त्रिरात्राच पिचुम परिवर्तयेत, प्रत्येक तीसरे दिन पिचू का परिवर्तन करना है। 3 दिन पे तेल लगाना है। श्लोक नंबर 25 देखेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। जो कान उक्त प्रकार से स्वेदन, स्नेहन, उद्वर्तन तथा अभ्यंग करने से नहीं बढ़ते हों, उनके लिए अपांग प्रदेश में प्रच्छान करना चाहिए। कर्ण के बाह्य प्रदेश में प्रच्छान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सिरा आदि मर्म होने से निश्चित ही अनेक व्यापद, मतलब अंधे हो जाएंगे, दृष्टि नाश हो जाएगी, ऐसे उपद्रव हो सकते हैं। तो अपांग प्रदेश में हमें छेदन करना चाहिए, और ना कि बाह्य कर्ण में प्रच्छान, चीरा वगैरह लगाना चाहिए। ये तू करना न वर्धयन्ते स्वेद स्नेह उपपादिना, वर्धन नहीं हो रहा है तो अपांग प्रदेश में हम लोग वर्धन कर सकते हैं। श्लोक नंबर 35 देखेंगे। मैम अब रहने दीजिए ना। थक गए हैं क्या? यस मैम। ठीक है, आज इतने ही कर लेते हैं। 2 ही मैम श्लोक। एक ही टाइम क्लास लेते हैं ना, दोनों टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है। सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 16 का श्लोक नंबर 34 एंड 35 देखेंगे। ये 10 उपद्रव बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ के 10 पाली के उपद्रव हैं, तो इनको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। फर्स्ट लाइन में सेकंड हाफ से हाईलाइट करेंगे। उत्पाटक पहला हो गया। इनके नाम बिल्कुल ऐसे याद करना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखें, ये आते हैं। ठीक है, उत्पुटक दूसरा है, फिर श्यावह, कंडुयुतो तीसरा है, अवमंथ पांचवा है, सकंडुको छठा, ग्रंथिको सातवां, जम्बुल आठवां, स्त्रावी नौवां और दाह 10। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और हमने उपद्रवजन्य व्याधियाँ पढ़ी थी। कर्ण की सिराओं में 3, है ना, वो भी उपद्रव थे। यहाँ पे 10 उपद्रव अलग से बता दिए गए हैं। आप लोग कर्णपाली के रोग लिख लीजिए, ये चिकित्सा स्थान में आता है, यहाँ पर है नहीं, पर ये इम्पोर्टेंट है। 5 होते हैं कर्णपाली के रोग। ये पाली के उपद्रव है, और पाली के रोग अभी लिखेंगे। पहला लिखें परिपोट, सेकंड लिखें उत्पात, इधर ही साइड में ऊपर लिख लें। थर्ड लिखेंगे उद्मंथ, उन्मंथ, फिर परिलेह और दुख वर्धन। ये कर्णपाली के 5 रोग आते हैं। सुश्रुत चिकित्सा 25वें चैप्टर मिश्रक गण में आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं डीपली, और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो सुश्रुत चिकित्सा है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्ज़ाम में, स्पेशली AIA PGT में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा अलग चला जाता है, डिफरेंट है, और हम कंपेयर भी कम कर पाते हैं।
तो यहाँ पे जो चिकित्सा स्थान है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। कुछ चैप्टर्स उसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 5 से 6 चैप्टर्स, पूरा नहीं है, पर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है याद करने में। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। पहला है परिपोट। तो ये वातज के कारण होता है, वात प्रधान इसमें दोष होता है। उत्पात, उत्पात से क्या होता है, जैसे कुछ लोग उत्पात कर रहे हैं या बच्चे उत्पात कर रहे हैं, है ना, तो उत्पात करते करते वो लड़ने लग गए, तो रक्त पित्त दोष होता है, ऐसे याद करेंगे। परिपोट तो हमने पहले ही याद कर लिया था। क्या ट्रिक थी परिपोट की? ट्रिक क्या थी, कल मैंने बताया था। आपकी बात सुन पर लोटपोट होगा। हाँ, गुड। यहाँ पे उन्मंथ में बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, तो वात और कफ ऐसे हम याद रख सकते हैं। उनका मंथ बहुत खराब है, मतलब किसी को भी हम मथेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जैसे दही को ही मथते हैं, मक्खन आ जाता है, मट्ठा हो जाता है, तो अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब। नेक्स्ट देखेंगे परिलेही। तो लेह में क्या हम डालते हैं, चीनी डालते हैं, मीठा होता है, तो क्रीमी है ना, चीटियाँ वगैरह क्रीमी जल्दी पड़ जाते हैं मीठी चीज़ों पर। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त और कफ और कृमि 3 चीज़ें आती हैं। कर कृमि ऐसे याद करो। कर से कफ और र से रक्त, कर कृमि, अपना काम कर कृमि। ठीक है, दुख वर्धन, दुख किसको, सबको होता है ना, ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जिसे दुख ना होता हो। तो सब से सन्निपातज भी मिक्सचर है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये एटलीस्ट कम से कम दोष तो याद ही होंगे, दोष से पूछा गया है क्वेश्चन। देख लेते हैं श्लोक नंबर, नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। 49 से 53 तक की का जो ये बड़ा विशाल श्लोक दे रखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस यहाँ पे अगर पूछता है कि प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन आचार्य सुश्रुत संहिता में कहाँ मिलता है, कौन से चैप्टर में है और क्या उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है प्लास्टिक सर्जरी का, प्लास्टिक राइनो सर्जरी की प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने बताई है। तो इसको अभी हम पढ़ेंगे। ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ है और किसकी करी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। 17th चैप्टर नहीं है, 16th चैप्टर इसका रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ, ये आप लोगों के सिलेबस में है, राइनोप्लास्टी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फटाफट Yes, से, ma'am. हाँ है। ठीक है, तो पढ़ लेती हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे और जितना मैं बोल रही हूँ उतना फिर हाईलाइट करते जाएंगे। रोग के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा नासिका कट जाने पर उसको जोड़ने की विधि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। छिन्न नासिका के बराबर किसी वृक्ष का पत्ता लेकर उसके बराबर ही कपोल से कुछ संबंध रखते हुए चर्म युक्त मांस काट कर कटे नाक के अग्रभाग का विलेखन करके उस स्थान पर वह मांस लगाना चाहिए। ठीक है, जो कपोल से संबंधित एरिया है वहाँ से थोड़ा सा मांस काट लेना है। जितना कटा हुआ है, मान लो सिर्फ इतनी सी नाक कटी है, तो इतना छोटा सा ही टुकड़ा हमें कपोल का या जो भी हमें सही लगे वो एरिया लेके थोड़ा उसको बोला है घर्षण करके, विलेखन वर्ड आया है। ठीक है, तो विलेखन मतलब क्या है, जैसे हमारा जो ये ईयर लोब्यूल में जो छेद होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने ज़माने की या जो दादी वगैरह नानी वगैरह हो जाती हैं, तो उनके कान में क्या होता है, ऐसे बहुत ही लंबे लंबे छेद हो जाते हैं, या फिर जैसे
कट भी जाता है ना, 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग विलेखन करके ही स्टिचिंग करते हैं। विलेखन क्यों करते हैं, कोई बताएगा? सिंपल ही है, क्यों करते हैं विलेखन? ऐसे क्यों नहीं जोड़ देते? उससे स्किन अच्छे से ज्वाइंट हो जाता है। हाँ, विलेखन करने से क्या होगा, इरिटेशन होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लड वेसल्स खुलेंगी, है ना। तो जब ब्लड वेसल्स आपस में खुलेंगी, ओपन होंगी, तभी तो प्रॉपर हीलिंग हो पाएगी, है ना। जब बंद है दोनों तरफ स्किन की लेयर है तो फिर ऐसे नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। इसलिए लेखन करना ज़रूरी है ताकि इरिटेशन हो, थोड़ी ब्लीडिंग हो और ब्लड वेसल्स जॉइंट हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ विलेखन आया हुआ है। फिर सुई से दोनों को जोड़ देना है, सावधानी पूर्वक शीघ्रता से जोड़ देवे। उसके पश्चात नासा के रंध्रों को, जो छेद हैं उनमें एरेंड नाल प्रवेश करवा देना है, कहीं ये नासा के छेद ही ना बंद हो जाएं, ठीक है। नासा को कुछ ऊंचा उठाकर दोनों का जोड़ ठीक तथा स्वाभाविक नासिका की तरह देखकर बंधन लगा देना चाहिए, ठीक है। बैंडेज कर देना चाहिए कि चपटी ना हो, बड़ी ना हो। देन इस यहाँ पे ये औषधियाँ हैं। पश्चात कर्म आ जाता है यहाँ पे, आप लोग पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म ऐसे थोड़ा लिखेंगे, बड़ा बड़ा तो अच्छा लगेगा। रेफरल बुक में काफ़ी अच्छे से और दिया हुआ है, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर उस पर लाल चंदन, मुलेठी, रसोत, इनका महीन चूर्ण छिड़कना चाहिए, ठीक है। अगर हमें किसी क्वाथ, ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ, अगर किसी क्वाथ वगैरह की प्रिपरेशन करना है, इंटरनल यूज़ करना है, तो हमेशा श्वेत चंदन का यूज़ करना चाहिए। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, लाल की श्वेत? पता है किसी को चंदन के बारे में? कौन सा अच्छा होता है ज़्यादा, लाल रक्त चंदन या फिर श्वेत चंदन? नहीं पता? सबसे अच्छा होता है श्वेत चंदन, और श्वेत चंदन जो है वो महंगा भी ज़्यादा मिलता है, रक्त चंदन सस्ता मिलता है। जैसे जो बाज़ार में मिलता है ना, वो हमें बहुत, मतलब जो बाहर का वो होता है ना, वो जो बिल्कुल अंदर का कोर मटेरियल होता है वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है फॉरेन में। सबसे ज़्यादा खेती साउथ साइड में इसकी होती है, अरुणाचल और तमिलनाडु साइड। तो वहाँ पे जो बिल्कुल अंदर का एरिया है वो अंदर होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, पर वो बाहर चले जाता है, बाहर का अंदर रहता है। तो तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है वो अंदर का ही रहता है, और वो वाइट श्वेत चंदन ही सबसे अच्छा, गुणकारी, लाभकारी और सबसे महंगा आता है ना। बाकी बहुत फ्लक्चुएशन रहते हैं चंदन पर, बहुत अडल्ट्रेशन, आजकल सेंट भी है, तो कोई भी पाउडर डालो और सेंट कर दो, इत्र डाल दो। तो अगर आपको बिल्कुल करेक्ट सोर्स पता है कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ से मिले तो ही वो हमें 100% प्योर समझना चाहिए, या फिर लकड़ी तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे चंदन, मुलेठी और रसोत, इनका चूर्ण छिड़कना है। फिर एक रुई लेकर तिल के तेल में बार बार सिंचन करना चाहिए, हीलिंग अच्छी होगी, तिल का तेल जाएगा, है ना। पूर्व हाईलाइट करेंगे, पूर्व भोजन के ठीक जीर्ण होने के बाद घृत पान कराना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे तिल तेल का सेचन है, फिर क्या है, घृत पान है, फिर है विरेचन। तो ये 3 कर्म बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। घृत पान करवा रहे हैं हम आफ्टर कर्म, ठीक है। हीलिंग प्रॉपर्टीज रहती है घृत में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे ऐसे ही उन्होंने ओष्ठ की भी सर्जरी बताई हुई है,
कटे हुए, नेक्स्ट श्लोक में कटे हुए ओष्ठ, ऐसे ही सेम विधि है, बस एरंडाल नहीं लगाना है उसमें। तो कटे हुए ओष्ठ या जन्मजात विकृत ओष्ठ, जैसे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, और जो डीप हो जाता है, इसके संधान भी नासा संधान के अनुसार करना चाहिए। भेद केवल इतना ही है कि एरंडाल नहीं होती है प्रयोग, ठीक है। यहाँ विमर्श में सेकेंड लाइन हाईलाइट कर लेंगे। द प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द 19th century was stimulated by the example of Indian methods, डॉक्टर नेनबर्गर्स हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो जो भी संसार में कोई भी सर्जरी करता है तो वह आचार्य सुश्रुत की ही देन है। उन्होंने ही इतने इक्विपमेंट्स बताया, उन्होंने थोड़ा और मॉडर्नाइज कर दिया, उसको कन्वर्ट किया। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने आक्रमण करके हमारा शास्त्र देखा, हमारी लाइब्रेरीज देखी कि इनके पास तो भंडार है ज्ञान का, सोने का, है ना, सोने की चिड़िया बोला जाता था। जैसे यहाँ गली गली सोना लोहा रहता है, वैसे उस टाइम पे सोना रहता था। तो उन्होंने सबसे पहले ज्ञान, हमारी लाइब्रेरीज जला दी, बुक्स ले गए, अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट किया और अपने नाम से पब्लिश किया, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, चिकित्साएं हैं, सर्जरी है, वो सब आयुर्वेद की देन है। चलो हम लोग नेक्स्ट